बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो में हम आपको अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करनी है, इसके किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है, किस कोर्ट में ये फ़ाइल होगी, क्या डिग्री किससे पहले फ़ाइल करनी है या डिग्री जारी होने के बाद फ़ाइल करनी है, ट्रायल के दौरान करनी है, ट्रायल से पहले करनी है, दावा दायरी के वक्त करनी है, और ये ऑर्डर 40 हमें बताता क्या है। इस सारी वीडियो में आज हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए ताकि आप इसके जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं या जो लॉयर्स हैं जो दीवानी मुकदमात को डील करते हैं या दीवानी मुकदमात की प्रैक्टिस का शौक़ रखते हैं, तो वो रिसीवर की अपॉइंटमेंट कैसे करनी है और लॉ की लैंग्वेज और इसके लिए जो ड्राफ्टिंग है वो सारा हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। मैं हूं शेख आसिफ एडवोकेट और आप हमारा चैनल देख रहे हैं। यकीनन आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियोस हम इस पर अपलोड करते हैं गाहे बगाहे लॉ रिलेटेड, आप उससे टाइमली जो है बाखबर रह सकें। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की हमारी वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन है, आपने रिसीवर की अपॉइंटमेंट के लिए देना है। सबसे पहले तो ये है कि आप रिसीवर की अपॉइंटमेंट देते क्यों हैं और ये किस लिए ज़रूरी है। लेट्स सपोज दो पार्टीज़ के दरमियान या दो से ज़ायद कोई पार्टीज़ हैं, कोई उन्होंने कोई प्रोजेक्ट आपस में हाउसिंग का या बिल्डिंग प्रोजेक्ट आपस में शुरू किया है, लेकिन इस दौरान फिर उनकी आपस में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट की वायलेशन होने की वजह से उनके आपस में झगड़े हो गए और वो आपस में उनका कोई जो आर्बिट्रेशन थी वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, और आर्बिट्रेशन क्लॉज भी जो एग्रीमेंट में लिखी होती है उसके मुताबिक उनका जब राज़ीनामा कोई नहीं हुआ तो वो कोर्ट में जब गए हैं तो दोनों पार्टियों को ये होता है कि चूँकि दोनों की इन्वेस्टमेंट इसमें हुई होती है तो हर पार्टी की ये ख्वाहिश होती है कि ये पोजीशन जो है 100% दूसरी किसी एक पार्टी के पास ना हो। तो इस सूरत में कोई भी जो पार्टी है वो इस किस्म का अपना जो इसमें अपना तहफ़्फ़ुज़ समझती है कि वो कोर्ट से रिसीवर की अपॉइंटमेंट कर ले ताकि ये कि दोनों जो है उनको एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म मिले और कोर्ट जब तक केस को डिसाइड नहीं करता वो उनको रिसीवर के पास जो अल्टीमेट पावर्स चले जाएं ताकि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करे और इसकी जो प्रॉपर्टी की देखभाल वगैरह है, उसकी जो रेंट्स वगैरह मिल रहे हैं या दीगर जो हैं उसको भी वो रिसीव करता रहे और कोर्ट में वो जमा करवाए। तो ये इसमें सबसे पहले हम देखते हैं CPC ऑर्डर 40 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स हमें बता की है। इसका जो रूल 1 है वो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स की डेफिनेशन देता है। हम इसको बुक को कंसल्ट कर लेते हैं, CPC को थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं ताकि लॉ हमारे सामने क्लैरिफाई हो जाए, वो वाज़े हो जाए कि लॉ की लैंग्वेज क्या है, लॉ का डिज़ायर इसमें क्या है। व्यूअर्स, ऑर्डर 40 रूल 1 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, इसके जो है वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट द कोर्ट में बाय ऑर्डर। बस जस्ट ये कि इंसाफ पर मबनी हो और सहूलत की मबनी हो और जहाँ कोर्ट को ये महसूस हो। इसकी सब क्लॉज ये हमें बताती है अपॉइंट ए रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी वेदर बिफोर और आफ्टर डिग्री। अब इसकी सब क्लास हमें कह रही है कि कोर्ट को ये पावर है कि वो ऑर्डर 40 के तहत रूल 1 के तहत किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कोई रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, चाहे वो डिग्री से पहले हो या डिग्री के बाद हो। आपने डिग्री से पहले एप्लीकेशन दे रहे हैं या डिग्री जारी होने के बाद दे रहे हैं, दोनों सूरतों में आपने ऑर्डर 40 रूल 1 के तहत आप एप्लीकेशन जो है कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। इसके बाद जो क्लॉज B है वो हमें बताती है रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पोजेशन और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जो शख्स जो पार्टीज़ हैं वहाँ पे जो पोजेशन होल्ड करके बैठी हुई हैं, कोर्ट किसी को भी जो है उनको डायरेक्ट कर सकती है कि इनको रिमूव कर दिया गया है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और रिसीवर को जो है इस पर तैनात कर दिया गया है और रिसीवर को तमाम जो पावर्स हैं वो डेलीगेट कर दिए गए हैं अंडर ऑर्डर 40 रूल 1 के तहत CPC। अब इसकी जो क्लॉज C है वो हमें बताती है कमिट the same to the possession, custody or management of the receiver and confer upon the receiver all such powers as to bringing and defending suits and for the realization, management, protection, preservation and improvement of the property। अब इसमें रियलाइजेशन मैनेजमेंट भी है, प्रोटेक्शन भी है, प्रेजर्वेशन भी है और इम्प्रूवमेंट। ये चार चीज़ें जो हैं हमें रूल 1 की क्लॉज D जो है हमें वो बता रही है कि ये रिसीवर को ये पावर्स डेलीगेट की जाएंगी। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ द रेंट एंड प्रॉफिट्स देयर ऑन, द एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सच रेंट एंड प्रॉफिट्स and the execution of documents
as the owner himself has or such of those powers as the court thinks fit। तो ये ऑर्डर 40 रूल 1 की लैंग्वेज थी जो हमारे सामने थी और जो मैंने आपके सामने बयान की है। वाज़ेह लैंग्वेज है, रिसीवर को बिल्कुल वही पावर्स होंगी जो कि वहाँ पे जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, और जब कोर्ट के सामने एप्लीकेशन आती है, कोर्ट तमाम इसको मेरिट पे जब इसको जवाब इसका एप्लीकेशन का आएगा और मेरिट पे जब इसकी आर्गूमेंट हो के कोर्ट इसके मुतालिक अपना जो भी फैसला देगी तो वो फिर पार्टीज़ को इसके बारे में आगाह किया जाएगा और कोर्ट किसी को भी ये रिसीवर इसमें अपॉइंट कर सकती है अंडर ऑर्डर 40 रूल 1 CPC के तहत। अब इसके बाद हम चलते हैं कि इसकी एप्लीकेशन को ऑर्डर 40 की इसको ड्राफ्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप कोई डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर रहे हैं या आपने रेनिडिशन ऑफ अकाउंट्स का सूट फाइल किया है, दो ही सूट इसमें फ़ाइल होते हैं। जब आपस में कोई झगड़े होते हैं तो आप रेनिडिशन ऑफ अकाउंट का सूट फाइल करते हैं और डिक्लेरेशन का साथ सूट फाइल करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का भी आप इसमें आप प्रे करते हैं, आप मांगते हैं। जब भी दो पार्टियों के दरमियान झगड़ा होगा, सबसे पहले तो ये होता है अगर तो कोई ऐसी सूरत नहीं है उस एग्रीमेंट को दोनों पार्टियों के आगे कंटिन्यू करने की, तो जो पार्टी फिर एज ए प्लेंटिफ कोर्ट में जाती है तो वो फिर पार्टनरशिप की सबसे पहले मनसूखी तलब करेगी। पार्टनरशिप की मनसूखी तलब करेगी तो उसके बाद फिर रेनिडिशन ऑफ अकाउंट्स का आ जाएगा। उसके बाद फिर आप इसमें परमानेंट इंजंक्शन का इसमें मांगते हैं। और आप अगर फ्रेश सूट फाइल कर रहे हैं तो आप एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट आप अंडर रूल ऑर्डर 40 रूल 1 के तहत आप अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की एप्लीकेशन भी उसके साथ ही फाइल कर सकते हैं। आप साथ भी फाइल कर सकते हैं, आप ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी फाइल कर सकते हैं, आप बिफोर डिग्री भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रायल भी कर सकते हैं, और आफ्टर द पासिंग डिग्री एंड जजमेंट उसके बाद भी आप इसकी फ़ाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी ऑर्डर 40 रूल 1 के तहत मैंने आपकी जो लैंग्वेज है लॉ की वो मैंने आपको बताई है। अगर आपने एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट अगर आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं तो फिर आप सबसे ऊपर जो है जो आप हेडिंग जिस कोर्ट की देंगे वो बिफोर द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज करेंगे, क्योंकि आपका जो फ्रेश दावा है, जो फ्रेश सूट है, वो सीनियर सिविल जज साहब की कोर्ट में फ़ाइल होता है पाकिस्तान के यहाँ लॉ के तहत। उसके बाद जो हम जिस भी जज को सीनियर सिविल जज साहब बेहतर समझते हैं, मुनासिब समझते हैं, उनको ये केस समाअत के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। इस वक्त आपको पता है कि पंजाब में यहाँ पे इसमें जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं उसके बाद एक ट्रायल कोर्ट है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज और ट्रायल कोर्ट दोनों जजेस के नाम जो हैं वो जब केस कोर्ट में रेफ़र किया जाता है तो दोनों जजेस के नाम जो हैं उसमें नामजद कर दिए जाते हैं कि इसकी इब्तदाई कार्रवाई कौन सी कोर्ट सुनेगी और उसके बाद ये केस जो है ट्रायल के लिए कौन से कोर्ट में ये जाएगा और वो इसमें फर्दर प्रोसीडिंग होगी। तो एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट आप जो है सीनियर सिविल जज साहब को एड्रेस करेंगे, और ड्यूरिंग द ट्रायल जब आप प्रोसीडिंग्स आपकी केस की स्टार्ट हो गई है तो जिन जज साहब के पास आपका ये केस आपका चल रहा होगा और मैटर जो उसमें एडजुडिकेशन में होगा तो फिर आप उस कोर्ट का नाम लिखेंगे। तो इसमें आप थोड़ा सा इसमें ख्याल रखना है। कोर्ट का नाम लिखने के बाद नीचे आप जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हैं उनके पार्टीज़ के नाम लिखेंगे, ABC वर्सेस XYZ जो भी पार्टीज़ के नाम हैं आप वो लिखेंगे, और नीचे उसके बाद फिर आप जो सूट आपने मेन सूट जो फाइल किया है आप उसका टाइटल लिखेंगे। अगर सूट फॉर डेजोल्यूशन है ऑफ पार्टनरशिप है तो आप वो लिखेंगे सूट फॉर डेजोल्यूशन ETC। जो भी आपने फर्दर उसमें आप बाकी आपने मांगा है जो आपका टाइटल है सारा पूरा टाइटल आप मेंशन करेंगे, पूरा टाइटल भी लिख सकते हैं, या आप जो शुरू का है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आगे आप ETC भी जब लिख देंगे तो वो इनफ हो जाता है। इसके नीचे आप एप्लीकेशन का टाइटल लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर अंडर ऑर्डर 40 रूल 1 CPC, ये आपका टाइटल हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे रिस्पेक्टेड जो इसमें आप लिख के रिस्पेक्टेड श्वेत, उसके बाद आप इसका पैरा 1 बनाएंगे, और पैरा 1 में जो आप जहाँ से शुरू करेंगे वो आप लिखेंगे दैट द एप्लीकेंट हैज़ फाइल्ड द अबव टाइटल सूट बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, द कंटेंट्स ऑफ विच मे काइंडली बी रेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन। जो इसका मतलब ये है कि आपने जो मेन सूट जो फाइल किया है उसके जो कंटेंट्स हैं उनको इस एप्लीकेशन के साथ मिला के पढ़ा जाए, बजाय ये कि आप उसको सारा उधर से कॉपी पेस्ट इसमें करें। आप अगर जब ये एक पैरा 1 इसमें इसकी लैंग्वेज लिख देंगे तो वो इनफ होगी। मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूँ दैट द एप्लीकेंट हैज़ फाइल्ड द अबव टाइटल सूट
before this honorable court, the contents of which may kindly be read as integral part of this application. अब पैरा 2 में आप जो प्रोजेक्ट की डिटेल है और जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की है, जैसे वो है उसका थोड़ा सा आप वाक़यात बयान करेंगे, जितनी रकम आपने लगाई है और जिन हालात में लगी थी। मैं आपको थोड़ा सा इसकी आउटलाइन स्केच आपको दे देता हूँ। आप फिर अपने केस की मुनासबत से जो है इसमें आप तरमीम और इसकी मज़ीद जो ड्राफ्टिंग इसकी बेहतर है जो आप वो है इसकी कर सकते हैं। दैट द पिटिशनर हैज़ इन्वेस्टेड ए हैंडसम अमाउंट ऑफ, जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे उसकी अमाउंट आप लिखेंगे। दैट द पिटिशनर हैज़ इन्वेस्टेड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ डैश डैश इन प्रोजेक्ट। यहाँ पे मतलब इनके बाद आप प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, जो भी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है वो लिखेंगे। उसके बाद डेटेड, जिस डेट को आपने जो आपका एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिस डेट से आपने पेमेंट दी थी, जो एग्रीमेंट साइन की जो डेट थी वो डेट आप लिखेंगे। अगेंस्ट मतलब यहाँ पे जितना शेयर आपको दिया गया था 50% है, 10% है या 80% है, जो भी परसेंटेज थी आप शेयर की परसेंटेज लिखेंगे। अगेंस्ट डैश शेयर इन द प्रोजेक्ट बट फ्रॉम दैट डे टिल नाउ respondent defendant miserable failed to pay the profit as per his respective share in the project despite of the fact that defendant has received roughly, जितने भी वो उसमें शॉप सेल की हैं, अपार्टमेंट सेल की, उनसे जो पेमेंट्स जो डिफेंडेंट ले चुका है यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिखेंगे। रिसीव्ड रफली जितने करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ जो भी ले चुके हैं यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ बुकिंग ऑफ यूनिट्स, वो शॉप्स हैं, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं इन द प्रोजेक्ट। ये आप इस तरह से एक पैराग्राफ 2 जो है इसको समरली आप बनाएंगे। चूँकि आपने ऊपर जो पैरा 1 में हेडिंग दी है कि जो मेन सूट के कंटेंट्स हैं आप इसमें मिला के उसको साथ पढ़ा जाए, तो इसमें अगर आपको सिर्फ प्रिसाइसली और ब्रीफली आपने देना है, उसमें पूरे जो सूट के जो फैक्ट्स हैं वो लिखने की इसमें आपको साथ ज़रूरत नहीं होगी, चूँकि आप पैरा 1 में ये चीज़ आप लिख चुके हैं कि वो जो मेन सूट के कंटेंट्स हैं उसके साथ मिला के पढ़े जाएँ। इसके बाद व्यूअर्स आप नेक्स्ट पैरा इसमें बना लें, पैरा 3। इसमें आप बता देंगे इट इज़ वर्थ टू मेंशन हेयर दैट रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ पार्टनरशिप हैज़ इशूड अ सिंगल अमाउंट या सिंगल चेक, जो भी है अगर उसने कोई आपको दी है तो वो लिख दें। अगर नहीं दी तो यहाँ पे आप उससे इनकार कर देंगे। जितनी पेमेंट भी उसने रिसीव की है आपको अभी तक उसने सिंगल पेनी भी आपको पे नहीं किया है। तो अगर आपको कोई पेमेंट दी है कैश में तो कैश में लिख दें, चेक में तो चेक में लिख दें। इशूड अ सिंगल चेक इन इस फेवर अमाउंटिंग टू, जितने भी अमाउंट के दिए यहाँ पे वो अमाउंट आप लिख दें। विच वॉज, अगर वो कैश हो गया तो यहाँ पे लिख दें कि वो कैश हो गया था। अगर वो डिसऑनर हो गया तो आप उसको लिख दें कि डिसऑनर हो गया था। यहाँ भी हम एज्यूम ये करते हैं कि वो जो पेमेंट के चेक दिए गए थे वो डिसऑनर हो गया था, तो आप लिख दें विच वॉज डिसऑनर्ड। अगर वो एक दफ़ा डिसऑनर हुआ है तो आप सिंगल लिख देंगे डिसऑनर। अगर आपने 1 से 2 दफ़ा दोबारा उसको बैंक में प्रेजेंट किया और वो फिर भी डिसऑनर हो गया तो आप लिख सकते हैं विच वॉज ट्वाइस अ टाइम डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स इन रिस्पोंडेंट्स डिफेंडेंट अकाउंट। अगर अब ये जो इनसफिशिएंट फंड का ऑब्जेक्शन है तो उसमें रीज़न लिखी होती है जो साथ स्लिप लग के आती है, तो आप वो लिख देंगे। अगर स्टॉप पेमेंट है तो वो लिख देंगे। जो भी रीज़न बैंक ने मेंशन की है आप वो इसमें यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। और साथ आप जो है वो बैंक की जो स्लिप है बतौर जो रिकॉर्ड की उसकी कॉपी आप साथ जो है आप उसके अपने जो दावा दायर करेंगे, जो प्लेंट फाइल करेंगे उसके साथ आप लगाएंगे। नेक्स्ट पैरा आप एक बना लें, उसमें आप लिख लें दैट इन ऑर्डर टू असर्टेन द एक्चुअल पोजीशन एंड अकाउंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फर्दर टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट एंड टू डू जस्टिस बिटवीन ऑल द पार्टीज as well as property which is subject matter of the main suit, and appointment of the receiver is necessary under order 40 rule 1 CPC। ये आप एक पैराग्राफ बना लेंगे और आप इसके मुताबिक इसको लिखेंगे। नेक्स्ट पैरा में आप कर लें कि that it is necessary to meet the ends of justice that a receiver be appointed to safeguard the interest of both the parties, further to save disputed property फ्रॉम मिसमैनेजमेंट एंड मिसचीफ। और जो 4 चीज़ें जो हमने जब क्लास डी पढ़ी थी इसमें मैनेजमेंट क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, प्रिजर्वेशन क्या है और इम्प्रूवमेंट क्या है, ये आप इसमें ऐड जो है इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आप एक लास्ट पैरा बना लें, उसमें लिख लें दैट एप्लीकेंट प्लेंटिफ हैव गुड प्राइमा फेशियाई केस विच इज़ लाइकली टू बी सक्सीड इन हिज फेवर एज प्रेड इन द मेन सूट।
अब इसके बाद आप प्रेयर पे आ जाएंगे। कोई भी जो एप्लीकेशन है, सूट है, उसकी प्रेयर क्लॉज इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। आपने अगर ऊपर सारे कंटेंट्स लिखे लेकिन अगर आपने प्रेयर अपनी दुरुस्त नहीं की है तो कोर्ट फिर आपको प्रॉपर रिलीफ आपको फराहम नहीं करेगी। इसलिए जब भी आप प्रेयर क्लॉज को लिखें तो उस पर आप सारा जो आपकी एप्लीकेशन का क्रक्स है, जो आप उसमें चाह रहे हैं, तो उसको आप ज़रूर मद्देनज़र रखिए, ताकि कोर्ट जब आपके हक में एप्लीकेशन को डिसाइड करे या दावे को डिसाइड करे, प्लेंट को डिसाइड करे, तो आपकी प्रेयर को कोर्ट पढ़ती है और उसके मुताबिक उसको फैसला करने में और आपके हक में जजमेंट देने में आसानी होती है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं, इट इज़ देयर फॉर रिस्पेक्टफुली प्रेयर दैट इंस्टेंट एप्लीकेशन में काइंडली बी एक्सेप्टेड, अ रिसीवर बी अपॉइंटेड विद द डायरेक्शन टू असर्टेन द एक्चुअल पोजीशन एंड अकाउंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज as well as property which is subject matter of the main suit in the interest of justice। नीचे इसमें एप्लीकेंट प्लेंटिफ का नाम आ जाएगा और थ्रू कौंसल जो आप फाइल कर रहे हैं आप अपना जो है कौंसल जो है यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। इसके साथ आप याद रखिए, जो भी आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं या एप्लीकेशन का जवाब आप देते हैं, अगर आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है तो आप उसके साथ एफिडेविट लगाएंगे कि आपने जो एप्लीकेशन के कंटेंट्स हैं आप उनको वेरीफाइड कर रहे हैं कि वो ट्रू हैं, बेस्ट हैं, टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ। ये जो एफिडेविट होगा ये जो एप्लीकेंट की तरफ से होगा, ये कौंसल साहब अपनी तरफ से नहीं देंगे, एप्लीकेंट की तरफ से देंगे और वही इनके सारे कंटेंट्स को वेरीफाइड करेंगे और इसको फर्दर वेरीफाई भी इसको करेंगे। तो अगर आप इसका किसी भी एप्लीकेशन का जवाब दे रहे हैं तो उस सूरत में आप काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे और आप उसमें भी ये करेंगे कि जो आपने रिटर्न रिप्लाई एप्लीकेशन का फ़ाइल किया है आप उसके तमाम कंटेंट्स को वेरीफाइड कर रहे हैं, उसको इंडोर्स कर रहे हैं कि वो ट्रू हैं और करेक्ट हैं, उसमें कुछ भी जो है कंसील नहीं किया गया है। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप ऑर्डर 40 रूल 1 के तहत अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। ये आपकी सहूलत के लिए एक हमने ये इसको तरतीब दिया था। उम्मीद है जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे वकला हैं, वो उनके लिए ज़रूर ये फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप मज़ीद इसके बारे में कुछ आप हमसे सवाल करना चाह रहे हों तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे ज़रूर पूछिए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट बग़ैर किसी लीगल कंसल्टेंसी फ़ीस के हमारा जो यूट्यूब का जो पेज है, यूट्यूब जो हमारा चैनल है, उसके वीडियो के कमेंट सेक्शन पे और हम वहाँ पे उसका रिप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे आप हमसे कंसल्टेशन लेंगे या फ़ोन पे या लाइव वीडियो पे आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस सूरत में आज जो कंसल्टेशन फ़ीस है वो आपके ऊपर अप्लाई होगी। तो सबसे बेहतर ये है कि आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन को अवेल करें। लेकिन अगर कोई प्राइवेसी इन्वॉल्व है, प्राइवेसी मैटर इन्वॉल्व है तो आप और ये चाहते हैं कि जनरल पब्लिक या पब्लिक एट लार्ज में ये जो मामला डिस्क्लोज़ ना हो तो आप फिर उस सूरत में हमारी फ़ोन सर्विस को और हमारी लाइव जो सर्विस है उसको अवेल कर सकते हैं आफ्टर जो पेइंग ऑफ जो कंसल्टेशन फ़ीस, और वो फिर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आया हो और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप ये ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें ज़रूर शेयर कीजिए।